वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 109 यूपीपीएससी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी विद्यार्थी उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षाओं, लोअर पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी से में जुड़े हैं, तो यूपी सरकार काफ़ी एक्टिव है। बहुत सारे रिजल्ट पिछले कुछ दिनों में, हफ्ते भर में दिए हैं, तो इसलिए तैयारी करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। आज 27 जून है जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती हैं? देखिए, महासागरीय धाराओं पे बहुत बार प्रश्न बनाया होगा। ठंडी अलग करा रखी हैं, गर्म अलग करा रखी हैं। यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींच दी जाती है 0 डिग्री। यह है इक्वेटर लाइन, या फिर इसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। 0 डिग्री अक्षांश। तो जब ये 0 डिग्री बीच से खींच दी जाती है तो ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब इस वाले गोलार्ध में जो जलधाराएं पाई जाती हैं उनकी बात कर रहा है ये। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो अग्लुहास, पेरू, बेगुएला ये ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट या पेरू भी ठंडी जलधारा है। तो पेरू कहाँ पर है? पेरू तट तो इक्वेटर के नीचे है ना, 0 डिग्री के नीचे है ना, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में है ये। तो पेरू साउथ अमेरिका में है ना, तो इसको तो एलिमिनेट कर दो। जहाँ जहाँ पेरू है उसको आराम से एलिमिनेट कर दो। इतना तो पढ़ा ही होगा ना आपने, सामान्य अध्ययन। बाकी गल्फ स्ट्रीम दक्षिणी गोलार्ध में है, ये भी गलत है। तो कैनेरी उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगी, और पश्चिमी पवन प्रवाह दक्षिणी गोलार्ध में है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ ये उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, लेकिन इसकी वजह से कटेगा ये वाला भी। ओयाशियो उत्तरी गोलार्ध है, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी गोलार्ध है, कनेरी उत्तरी गोलार्ध है। तो सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ज्वार भाटे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? लघु ज्वार तब आता है जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। लंब कैसे डालते हैं? ऐसे डाला जाता है ना लंब, 90 डिग्री। अब देखिए, बृहद ज्वार तब आते हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, इस तरह से, तब बृहद ज्वार आते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, लघु ज्वार भाटे की ज्वार की परास सबसे ज़्यादा होती है। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है उसको क्या बोलते हैं? भाटा कहते हैं, और ऊपर चढ़ने को ज्वार कहते हैं। तो पहला वाला करेक्ट है, लघु ज्वार तब आते हैं जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे पर लंब डालते हैं, लंबवत होते हैं। दूसरा भी करेक्ट है, बृहद ज्वार तब आते हैं जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जो है एक सीधी रेखा में होते हैं। तीसरा वाला भी, चौथा वाला भी करेक्ट है, ऊपर चढ़ने को ज्वार, नीचे उतरने को भाटा कहते हैं जल के। तीसरा वाला जो है गलत है, सी। लघु ज्वार भाटे की ज्वार परास सबसे अधिक होती, अधिक नहीं होती, कम होती है। तो देखिए, लघु ज्वारों की ऊंचाई जो है सामान्य ज्वारों से कम होती है, अधिक नहीं होती, इसको परास बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 3 में, 2 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, मध्य एवं उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट के सहारे ठंडी जलधाराएं प्रभावित होती हैं। गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलन स्थल विश्व में मछली उत्पादन के प्रसिद्ध स्थान है, जैसे न्यू फाउंडलैंड द्वीप। वहाँ ठंडी गर्म जलधाराएं आकर मिलती हैं, और वहाँ जो मछली जिसको खाती है ना, प्लैंकटन, वो प्लैंकटन का सबसे अच्छा ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, और मछली खाने के लिए वहाँ पर आती हैं, इसलिए मछली बहुत पाई जाती हैं वहाँ पर। तो दूसरा वाला करेक्ट है, पहला वाला गलत है, क्योंकि मध्य एवं निम्न अक्षांशों में, ना कि उच्च अक्षांशों में, मध्य एवं निम्न अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट के सहारे ठंडी जलधाराएं प्रभावित होती हैं। तो इनकरेक्ट है, पहला करेक्ट है दूसरा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली। तो देखिए, मध्य एवं निम्न अक्षांशों में, ना कि उच्च अक्षांशों में, महाद्वीपों के पश्चिमी तट के सहारे ठंडी जलधाराएं प्रभावित होती हैं। गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के मिलन स्थल विश्व में मत्स्यन के सर्वश्रेष्ठ स्थान हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। मल्चिंग एक महत्वपूर्ण कृषि गतिविधि है, निम्नलिखित में से कौन इसकी सर्वोत्तम व्याख्या करता है? देखिए, यह मृदा में नमी के वाष्पीकरण को कम करने की क्रियाविधि है क्या? परिरेखा के सहारे पत्थर, घास, मिट्टी लगाकर अवरोधों का निर्माण किया जाता है। जल संग्रहण के लिए अवरोधों के सामने गड्ढे बनाए जाते हैं। हर दूसरी पंक्ति में भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती हैं, और बारिश से मिट्टी को धुलने से बचाने के लिए इन्हें अलग अलग समय पर बोया जाता है। क्या है मल्चिंग?
मल्चिंग एक महत्वपूर्ण कृषि की गतिविधि है और उसकी व्याख्या कौन करता है इनमें से बताइए। मल्चिंग, तो ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। यह मृदा में नमी के वाष्पीकरण को कम करने की एक क्रियाविधि है मल्चिंग। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। रिंग ऑफ फायर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। यह अटलांटिक महासागर के साथ लगा हुआ एक क्षेत्र है। यह घोड़े की नाल के आकार का एक वलय है जो अभिसारी प्लेट सीमा से संबंधित है। देखिए बहुत बार इसके बारे में चर्चा पहले भी की है। रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशियन में होता है, अटलांटिक में नहीं। घोड़े के नाल के आकार का एक वलय है जो अभिसारी प्लेट सीमा से संबंधित है, दूसरा वाला करेक्ट है। तो देखिए रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के किनारे उच्च ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि को प्रदर्शित करता है। तो पैसिफिक में है ये, अटलांटिक में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हिंद महासागर में उत्प्रवाह से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। मानसून से इसका घनिष्ठ संबंध है और यह इस क्षेत्र की उत्पादकता और पोषण चक्र को प्रभावित करता है। हिंद महासागर में उत्प्रवाह करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भूमंडलीय पवनों का प्रतिरूप निम्नलिखित में से किन कारणों पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय ऊष्मन की अक्षांश विभिन्नता, महाद्वीप और महासागरों का वितरण, पृथ्वी का घूर्णन। भूमंडलीय पवनों का प्रतिरूप पृथ्वी का घूर्णन तो है इसमें पक्का। महासागर और महाद्वीप का वितरण भी है। वायुमंडलीय ऊष्मन की अक्षांशीय भिन्नता भी है। सारे के सारे करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी 1 2 3। अब आ जाइए, देख लेते हैं इसको पहले। वायुमंडलीय पवनों का प्रतिरूप मुख्यतः जो है निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय ऊष्मन की अक्षांश स्थिति अगर देशांतर होता तो नहीं होता। वायुदाब क्षेत्रों की उपस्थिति, सौर किरणों के साथ वायुदाब पेटियों का विस्थापन, महाद्वीप और महासागरों का वितरण और पृथ्वी का घूर्णन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। इनमें से किस प्रकार के जलवायु उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। किस प्रकार के जलवायु उद्गार से हुआ है दक्कन ट्रैप का निर्माण। बेसाल्ट प्रवाह से। कैसे हुआ है, बेसाल्ट प्रवाह से। तो देखिए दक्कन ट्रैप का निर्माण जो है बेसाल्ट प्रवाह के द्वारा हुआ है, सीधे सीधे याद रखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है पी तरंगों से पदार्थ के घनत्व में विभिन्नता आती है और सैलों के संकुचन व फैलाव होता है। सैलों में संकुचन व फैलाव होता है। एस तरंगे जिस पदार्थ से होकर गुजरती हैं ना, उसमें उभार व गर्त बनाती हैं। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही पूछा है तो सही बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए उपरोक्त दोनों के दोनों सही हैं ये। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमनद अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। हिमानी धोत, हिमगहर, एस्कर, हिमोड़। बताइए हिमनद अपर्दन द्वारा, हिमानी अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृति का नाम बताइए। देखिए मिलते जुलते नाम है तो ऐसा नहीं है कि हिमोड़ हो ही जाएगा अगर हिम से लिखा है। तो एस्कर भी नहीं है और हिमानी धोत भी नहीं है, हिमगहर है। क्या है, हिमगहर। तो हिमनद के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं हिमगहर, हिमनद गर्त, लटकती घाटी आदि। तो हिमनद गर्त है, न कि हिमानी धोत। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसकी सीमा काला सागर से मिलती है। बुल्गारिया, अजरबैजान, यूनान। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न कि किसकी सीमा काला सागर से मिलती है, किसकी सीमा लाल सागर से मिलती है, किसकी भूमध्य सागर से मिलती है, किसकी बाल्टिक सागर से मिलती है, किसकी अटलांटिक, प्रशांत, हिंद। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है प्रश्न और ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है छोटे छोटे सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर, एरल सागर और विक्टोरिया झील। तो केवल बुल्गारिया की जो है यहाँ पर काला सागर से सीमा मिलती है और किसी की नहीं मिलती। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। तो देखिए इसकी ट्रिक है, याद रखिए, ये पहले ही बताई होगी मैंने ये ट्रिक। राम नाम बोलोगे तो रशियन क्रेन और ट्रक से जाओगे। क्या है ट्रिक, राम नाम बोलोगे तो रशियन क्रेन और ट्रक से जाओगे। ये ब्लैक सी, काला सागर से सटे देशों की ट्रिक है। राम नाम का मतलब है यहाँ पर रोमानिया, बोलोगे का मतलब है बुल्गारिया, रशियन का मतलब है रूस, क्रेन का मतलब यूक्रेन, ट्रक का मतलब तुर्की, जाओगे का मतलब है जॉर्जिया। उम्मीद है याद हो गया होगा। राम नाम बोलोगे तो रशियन क्रेन और ट्रक से जाओगे, यहाँ से और तो साइलेंट है। राम नाम का मतलब है रोमानिया, बोलोगे बुल्गारिया, रशियन रूस, क्रेन यूक्रेन, ट्रक तुर्की, जाओगे जॉर्जिया। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए।
निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा आर्कटिक महासागर से मिलती है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ज्योग्राफी के प्रश्नों को बनाते समय वर्ल्ड मैप आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी, आप जहाँ पढ़ते हो दीवार पे लगा होना चाहिए, या एटलस तो होनी चाहिए। ये आर्कटिक सागर है ऊपर, उत्तरी गोलार्ध में सबसे ऊपर की ओर उच्च अक्षांश पे आर्कटिक ओशियन है यहाँ पर। तो अब आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा, यह है नॉर्थ अमेरिका ऊपर फैला हुआ है। तो ऊपर है सबसे क्या, कनाडा, यहाँ पर कनाडा फैला हुआ है यहाँ तक लगता है। फिर यूएसए की भी लगी जाती है, उसके नीचे मैक्सिको है वो नहीं लगता। फिर यहाँ ग्रीनलैंड है वो लगता है। फिर यहाँ जो है ग्रीनलैंड के नीचे आता है यहाँ नॉर्वे, नॉर्वे आता है, लेकिन नॉर्वे थोड़ा ऐसा लंबा सा फैला हुआ है यहाँ तक। और इसके नीचे जो है वो स्वीडन आ जाता है, और फिनलैंड भी यहीं है। तो ये जो नॉर्वे की सीमा इतनी फैली हुई है ना, तो ये आर्कटिक को लगने नहीं देती स्वीडन और फिनलैंड से। तो ये गलत है, स्वीडन फिनलैंड अगर ऑप्शन में देता है ना तो जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड हो जाएगा, ये नॉर्वे, नॉर्वे हो जाएगा, ऊपर कनाडा हो जाएगा, यूएसए भी हो जाएगा। तो देखिए आर्कटिक महासागर की सीमा से सटे देश जो हैं वो रूस है, रूस भी आ जाता है इस साइड से। नॉर्वे है, आइसलैंड है, ग्रीनलैंड है, कनाडा है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। मैप में दिखा दूं क्या इसको कंठस्थ करने के लिए? चलिए दिखा देते हैं। चलिए ये देखिए, दिख रहा होगा ऊपर, ये है आर्कटिक ओशियन। क्या है? आर्कटिक ओशियन। तो देखिए यह आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। तो देखिए इस साइड, चलिए रूस को कवर करते हैं। देखिए रूस तो फैला हुआ है ऊपर तक। अब देखिए यह है स्वीडन, स्वीडन की तरह यह है नॉर्वे, यह है नॉर्वे। देखिए नॉर्वे ने पूरा ऊपर तक ये रेड कलर का यहाँ कवर कर रखा है। तो स्वीडन और फिनलैंड को जो है लगने नहीं दे रहा है ये। स्वीडन और फिनलैंड की सीमा जो है वो आर्कटिक से लगने नहीं दे रहा नॉर्वे। तो नॉर्वे नहीं है, वो कौन कौन जाएगा? रूस हो जाएगा, पूरा ऊपर तक फैला हुआ है। और ये देखिए नॉर्वे ये आ गया ऊपर। और क्या है? ये ग्रीनलैंड है इधर, और आयरलैंड है। और ये बाकी नॉर्थ अमेरिका में ऊपर से देखिए कनाडा तो है ही फैला हुआ। और ये जो यूनाइटेड स्टेट्स है, ये इसका अलास्का इसके पार्ट है ना, तो ये इधर से ये लग रहा है। चलिए इसको याद रखिए। देखिए कहाँ से प्रश्न पूछा गया है, देखिए एग्जामिनर की सोच। स्वीडन नीचे रह गया, फिनलैंड नीचे रह गया, पूरा नॉर्वे जो है ऊपर तक कवर कर रहा है, लगने नहीं दे रहा सीमा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में महिला प्रवासी द्वारा मुख्य रूप से किस प्रवृत्ति का अनुसरण किया जाता है? गांव से गांव की ओर, गांव से शहरों की ओर, शहरों से गांव में, या फिर शहरों से शहरों में? तो भारत में महिलाएं जो हैं वो प्रवास करती हैं, सोच कर देखिए, ग्रामीण से ग्रामीण, गांव से गांव में करती हैं। ये तो दुर्लभ है, अभी उतना नहीं है। ये पुरुष वर्ग जो है अधिक प्रवास करता है ग्राम से शहरों की ओर। बाकी ये तो % में होगा, और इतना भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं? इनमें से एक उत्तर दिशा की ओर बहती है और दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी में मिल जाती है, जबकि दूसरी अरब सागर की तरफ बहती है। बताइए बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है अमरकंटक। क्या है इसका उत्तर? अमरकंटक। तो देखिए अमरकंटक जो है, अमरकंटक से नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी निकलती है, उसका उद्गम स्थान है। अमरकंटक हिंदुओं का पवित्र स्थल है। मैकाल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है अमरकंटक की? 1065 मीटर। और ये जो है विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों का मेल स्थल है। यहाँ विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों का मेल होता है। चारों ओर से टीक और महुआ के पेड़ इसको घेरे हुए हैं। नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति यहीं से होती है, अमरकंटक से। नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की तरफ बहती है और सोन नदी पूरब की तरफ बहती है। एक प्रश्न पूछा होगा मैंने अपने थंबनेल पर कि जो है पश्चिम की ओर बहने वाली और पूर्व की ओर बहने वाली नदी का वहाँ पर जो युग्म है वो क्या सही होगा? तो तापी हो जाएगा, हाँ सॉरी, नर्मदा हो जाएगा पश्चिम की ओर बहने वाली, और सोन हो जाएगा पूर्व की ओर बहने वाली। बाकी तीस्ता तो कहाँ से निकलती है सभी को पता होगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है वो। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है?
गंगा की सहायक नदी बेतवा है, महानंदा भी है, सोन भी है, तीस्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो देखिए, तीस्ता नदी भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर बहने वाली नदी है। ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी विभाग की मुख्य नदी है। पश्चिम बंगाल में यह दार्जिलिंग जिले में बहती है। तीस्ता नदी को सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, गंगा की नहीं है। और तीस्ता से प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा जा चुका है 1 या 2 वर्ष पहले। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। छोटी पहाड़ियों का बेलीकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसका संरचनात्मक भाग है? छोटी पहाड़ियों का बेलीकोंडा समूह जिसका भाग है वो है पूर्वी घाट। क्या है वो? पूर्वी घाट। तो देखिए, बेलीकोंडा हिल्स पूर्वी घाट पर्वत प्रणाली का हिस्सा है। इसको लगाकर कार्डमम पहाड़ियाँ या पश्चिमी घाट या नीलगिरी गलत मत कर देना। तो पूर्वी घाट का हिस्सा है बेलीकोंडा समूह, छोटी पहाड़ियों का बेलीकोंडा समूह। तो 15 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी के, अधिकतर इंडियन ज्योग्राफी के। अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। धन्यवाद।